सो गुड मॉर्निंग क्लास 10th चैप्टर 6। आज आप पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। और लाइफ प्रोसेस के बारे में है कि जैसे क्या चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, किन किन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है द रिक्वायरमेंट टू नीड अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेशन हो रहा है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टम चल रहा है, तो वो सिस्टम को मेंटेन कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करती इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स है, वी हैव ऑलरेडी लर्न द यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने जब बोला है, दैट मीन्स एक सिंगल सेल होगी तो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी को सेम करेगी। दैट मीन्स एक सेल है जो सिंपल प्रोसेस में सिंपल प्रोसेस लगा के एक कंप्लीट कर रही है सारे वर्क। उसके अंदर आपका चाहे कुछ भी हो, डाइजेशन भी इसके अंदर होगा, इजेशन भी इसके अंदर होगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे एनिमल जिसमें बहुत अलग अलग सेल अलग अलग चीज़ों के लिए है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहां पर आप जब भी कोई वर्क करते हो, आप डाइजेशन करते हो, उसका एक अलग सेल है। आपका नर्वस सिस्टम एक अलग हो गया पार्ट, सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन अलग पार्ट हो गया, या फिर आपका जो भी आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, उनका आप अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपनी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो है सिंपल वन सेल है जो वर्क कर रही है सारे, और मल्टी सेलुलर जिनकी हर एक सेल रिस्पॉन्सिबल है हर एक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, कभी आपने ये सोचा कि हम खाली बैठे होते हैं, ठीक है, सिंपल मैं बैठी हुई हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क और मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो क्या मैं लाइफ की प्रोसेस नहीं हो रही है? हो रही है। अपने आप ही ब्रीदिंग हो रहा है, अपने आप ही मेरी आईज ब्लिंक कर रही हैं, तो यही सब चीज लाइफ की प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो बहुत बेसिक है, दैट इज वी नीड। अगर हमें एक्टिविटी करनी है, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, तो वी हैव टू सम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और होता क्या है कि जैसे हम इन चीजों को लेते हैं, हमें एनर्जी आती है टू डू वर्क, टू डू टीच, टू डू वॉक, टू डू डांसिंग, एवरीथिंग के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर हो गई, तो ये कहाँ से मिली, कैसे हुआ, तो इसको हम देखते हैं न्यूट्रिशन में। चलिए, तो सबसे पहले जो अब बात आती है दैट इज न्यूट्रिशन। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड की किससे हमारी कंप्लीट होती है, हमारे फूड से। जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन हमें मालूम है कि वी आवर बॉडी इज रिक्वायर्ड टू, अगर हमें साइकिल चलाना है, अब हमें डांस करना है, हमें पढ़ाई करनी है, कुछ भी वर्क वी हैव टू डू, दैट वी नीड और वी रिक्वायर एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? हमें खाने से मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें न्यूट्रिशन सारा कहाँ से मिला? फूड से मिला। जो आप ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, डिनर लेते हो, ये तो एक कॉमन सी चीज है। तो मेन पोर्शन क्या आता है ना, कि जो हमारा ये न्यूट्रिशन है वो हम कैसे लेंगे, यानी किन किन फॉर्म में हमें न्यूट्रिशन मिल सकता है, एनिमल कैसे कैसे लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि एनर्जी, देखिए अब लोग कहेंगे कि मैम हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो लोग घर में बैठे होते, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जब आप कुछ नहीं भी कर रहे होते हो, तब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी फूड की रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी होती ही है। क्योंकि आपकी बॉडी में जो लाइफ है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप दौड़ नहीं रहे हो, घूम नहीं रहे हो और आप घर में बैठे हो तो आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है या आपको फूड की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपके हर काम में आपका ब्लड सर्कुलेशन हो, आपका चाहे आपका डाइजेशन हो, इजेशन हो, एवरीथिंग दे नीड और रिक्वायर द एनर्जी एंड दे नीड रिक्वायर अ न्यूट्रिशन। और वो कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब लिविंग थिंग्स जो है वो खाना किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस चीज को बहुत ध्यान से सोचते हैं कि वी इजीली गेट द फूड बाय द टू वेज। या तो हम प्लांट से खाना लें, ठीक है, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो वी ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ठीक है, और प्लांट्स के साथ हमारा क्या होता है, हम नॉन वेज नहीं है, बट इफ वी रिक्वायर अ फूड, वी आर having the food or we are obtaining the food from the plants, or secondly animal also. there is no mean कि हम एनिमल से चिकन खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं, डजंट मैटर। कहीं ना कहीं पे जो दूध और पनीर बन रहा है वही भी तो हमारा जो फूड है वो कहाँ से ऑप्टेन हो रहा है? एनिमल से ऑप्टेन हो रहा है। तो जब ये बात आती है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो फर्स्ट वन आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सेकेंड आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो हम किसके बारे में पहले पढ़ेंगे, कैसे कि हम अपना फूड कैसे ले सकते हैं। अगर लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
ठीक है, हमारा फर्स्ट वन तो हम यही बोलेंगे कि ये कैसे करेंगे। अगर हम कहें तो प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हो गए ना, वो अपना फूड कैसे मिलेगा, वो कैसे फूड अपना बनाएंगे, सोच के देखिए। हम कहते हैं ना प्लांट्स नॉन लिविंग, तो बोलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं पर अगर आप देखिए ध्यान में, लाइफ प्रोसेस तो उनमें भी होता ही है ना। वाटर की जरूरत उन्हें भी पड़ती है, इनटेक जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपने फूड से, वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं सॉइल से। तो दो तरीके से लिविंग थिंग्स जो होती है फूड को करती है, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड आपका ऑटोट्रॉफिक। अगर ध्यान से हम इसको देखें, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मीन्स क्या होता है, सेल्फ। अब वो सेल्फ रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, इसके लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन, ये बहुत रिक्वायरमेंट की चीजें हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अदर। अब ये तो भैया सीधे इन्होंने बोल दिया कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, सिंपल सी बात है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखेंगे, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, या दे दे नीड द फूड बट दे लाइक दे, अगर हम सिंपल से बोले कि दे इजीली ऑब्टेन और दे इजीली गेट देयर ओन फूड और दे कुक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद पकाते हैं। कैसे पकाते हैं, बनाते खुद ही है। कैसे, अब सब लोग मुझसे बोलेंगे मैम इनके पास किचन थोड़ी ना है। अगर ध्यान से देखिए, यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड एंड इजीली गेट टू नो ऑटोट्रॉफिक मींस दे नीड अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। किस में होता है ये सारी चीजें एक प्लांट में है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग दे रहे हैं, वाटर उनको चाहिए, मिट्टी में जितना रिक्वायरमेंट का न्यूट्रिशन होता है वो उसको वहां से मिल रहा है। उनकी जो लीफ होती है उसमें क्लोरोफिल है, यानी आपका जो भी उसमें आपका मटेरियल है, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या करेंगे, अपना फूड बना लेंगे। तो सबसे ज्यादा मेन जो कॉम्पोनेंट होता है दैट इज कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, हाइड्रोजन में वाटर में हाइड्रोजन है, और उसका क्लोरोफिल इज अ मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये तो प्लांट की बात आ गई। अब यहाँ पर जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है, जो लोग दूसरों से लेते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो वी आर डिपेंडिंग ऑन फूड। किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, या तो हम अपने प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो हमें फूड बनाने के लिए केवल जाना है, सब्जी लेके आना है, या फिर जो लोग मीट मटन या चिकन खाते हैं दे विल डिपेंड ऑन द एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो हम लोग तो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी हम अपना खाना किचन में तो बनाते हैं लेकिन मार्केट से जाके उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करते, उसे लेकर आते हैं। यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, especially chlorophyll in the presence of sunlight। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भैया हमने खाना बनाया फ्रिज के अंदर रख दिया। ठीक, यही तो होता है हमारा, यही तो मेन फोटो है ना, कि हमने भैया जितना खाना एनिमल से या प्लांट से ऑब्टेन किया और हमारा जो खाना बच गया हमने तो फ्रिज के अंदर रख दिया कि हम नेक्स्ट डे या डबल नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो हम खाएंगे। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की ये रिएक्शन देखिए। और अब और ध्यान से और डीपली पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है हमारा न्यूट्रिशन में, हमने बताया था कि रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और जब हम फूड लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट लें, और बैलेंस डाइट का मीन्स होता है कि एवरी इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट्स होता है, लाइक विटामिन का, मिनरल्स का, फैट्स का, रफेज का, एवरीथिंग इन द एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में होते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा और एक चीज़ कम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आपको बता रही थी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट स्पेशली लिविंग थिंग्स पे ले रहे हैं, यानी कहने का मतलब है विच मेक देयर ओन फूड। अब इसमें प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है कि जो आपका प्लांट्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर उसने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, वो चेंज करता है C6H12O6, ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। ऑक्सीजन निकल जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल अपने जगह में आपके किसी ना किसी फॉर्म में गटेशंस में या बाहर निकले हुए वेपर्स में दिख जाते हैं। ये चीज तो बात का कंसेप्ट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्ट है ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये ग्लूकोज दिखेगा, C6H12O6, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि प्लांट्स ने अपना खाना कैसे बनाया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसने वाटर लिया, क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, उसने चेंज किया ग्लूकोज में, एक कार्बोहाइड्रेट है, हमने कहा था कार्बन और हाइड्रोजन स्पेशली होते हैं, ऑक्सीजन निकल गई जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी। प्लांट्स अकेले नहीं खाते, वो सबका भला सोचते हैं, उन्हें हमें ऑक्सीजन दी, अपना फूड जो ग्लूकोज था वो स्टोर कर लिया।
ठीक है, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े वो ले सके। यहाँ पे आई तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले क्या हुआ इस प्रोसेस में, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का, यानी जो हमें सनलाइट से लाइट मिल रही थी उसको एब्जॉर्ब किया गया। वो किसने किया? क्लोरोफिल ने किया, यानी सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। दूसरी प्रोसेस थी कि ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी इसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो उसके लिए क्या करा, उन्होंने कन्वर्जन किया, लाइट एनर्जी को चेंज किया केमिकल एनर्जी में, और वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट आउट कर दिया, स्प्लिटिंग कर दी, ताकि वो ऑक्सीजन में रिलीज करने में हेल्प करे। एक चीज और आती है, रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। बेचारी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ऑक्सीजन और यहाँ पर देखा जाए तो अपने ग्लूकोज में यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ गई। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी और ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि किसने क्या किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्पेशली प्लांट्स का था, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल थे। इन्होंने, जो हम बचपन से पढ़ते आते, अब इस रिएक्शन को पढ़ने की तैयारी थी। स्टोर जो था ग्लूकोज के फॉर्म में इनमें रह गया। ठीक है, और बाकी ये प्रोसेस जो मैंने बताई थी इसको ध्यान से देखना है, तो सिंपल प्रोसेस है। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाया उसके बाद मैं आपसे कह दी कि हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है, देखिए डायग्राम को। इस डायग्राम में दिखाया है आपको एक लीफ, और लीफ में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्या है? वो आपके क्लोरोफिल है, विच आर रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? फोटोलाइट को चेंज करते हैं आपके किस में? आपके केमिकल एनर्जी में, यानी फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। और यही क्लोरोफिल होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को, किस चीज के लिए करते हैं? फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज को और आपको ऑक्सीजन देने के लिए। ये बात तो एक नॉर्मल है। अब डायग्राम ये वाला देखिए, इस डायग्राम में देखिए लीफ के लोअर साइड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो ऐसे स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो लीफ के साइड में आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, अब ये स्टोमेटा का वर्क क्या होता है? तो ये डायग्राम देखिए, आप स्टोमेटा का डायग्राम देख रहे हैं। स्टोमेटा की डायग्राम में आपको दो गार्ड सेल दिखेंगी, जैसे आपकी बिल्डिंग्स के बाहर होते हैं तो गार्ड, कि जब कोई आपसे कॉल करके नीचे से पूछेगा कि मैम आपके फ्लैट नंबर में या आपकी सोसाइटी के अंदर ये आ रहे हैं, आने दें, तो आप कहेंगे यस आने दो। यानी तो हमारा स्टोमेटा क्या करेगा? जो एक गार्ड सेल्स है वो स्टोमेटा के लिए हमेशा केयरफुल रहती है, यानी गार्ड का मेन काम एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। और ऐसी चीजें स्टोमेटा यानी गार्ड सेल्स स्टोमेटा के अंदर उन चीजों को आने देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर प्लांट्स के लिए, लीव्स के लिए और हमारे स्टोमेटा के लिए, और जो चीजें जरूरी नहीं होती है उनको अंदर नहीं आने देता है। अब गार्ड सेल को जितना खिलाओगे तो गार्ड सेल मोटी होती जाएंगी, यानी अगर पानी गार्ड सेल के अंदर आता है तो वो क्या करती है? स्वेल्स अप हो जाती है, और जैसे ही पानी बाहर निकलता है गार्ड सेल क्लोज होकर बंद, श्रिंक हो जाती है। तो ये तो हमारे सिंपल सिस्टम थे जो हमने बताया आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब इसके बाद थोड़ा हेटेरोट्रॉफिक की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर हम बात करते हैं, ध्यान से आप डायग्राम्स को देखें कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें पता है कि वी आर डिपेंडेंट किनके ऊपर? या तो हम अपने प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम तो सिर्फ किचन में उनको लेकर आते हैं और खाना बनाते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी यही होता है कि वी आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स। हमें जहां से भी एनर्जी मिल रही है तो प्लांट से मिल रही है या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से मिल रही है। ठीक है, तो हम लोग अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर यानी वेजीज के ऊपर रहते हैं, या फिर हम लोग अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स भी जो खा रहे हैं वो एनिमल पे डिपेंडेंट है, मिल्क के लिए, पनीर के लिए या क्रीम्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स इट्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड द एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो हमने भी करी थी। अब इससे ज्यादा हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि अगर हम बैठे हैं और वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हर वक्त चलता ही रहता है। तो ये तो हमारी बहुत सारी चीजें थी न्यूट्रिशन की, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपको मालूम है या तो हमें प्लांट खाना है या हमें एनिमल खाना है। और कई बार तो कुछ लोग
कंप्लीटली प्लांट डाइट पे होते हैं, वो एनिमल्स का दूध मक्खन पनीर कुछ नहीं खाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट कोई डाइट होती है, उस डाइट को कौन सी डाइट कहते हैं, वीगन डाइट, जो कंप्लीटली वेजिटेरियन होती है। वीगन कंप्लीटली दे आर नॉट डिपेंडेंट मिल्क, दे आर नॉट हैविंग एनी मिल्क, दे डोंट नीड द मिल्क, वो कभी उनकी जरूरत ही नहीं होती ना दूध की, ना पनीर की, ना मलाई की, वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा न्यू टॉपिक है वो देखिए, हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस से होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो इससे पहले अभी जस्ट मेरे हिसाब से 2 या 3 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की, जहां वन सेल परफॉर्म द ऑल दी एक्टिविटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमीबा, अगर हम एमीबा की बात करें, एमीबा जो होता है इट विल टेक द फूड, वो अपने फूड वैक्यूल में लेता है, लेकिन लेता कैसे, स्यूडोपोडिया से लेता है। उसके बाद वो जो खाना होता है वो फूड वैक्यूल में जाके जो फूड होता है साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्यूडोपोडिया के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। सिंपल सी एक ही सेल है, इसमें सारा यानी डाइजेशन भी करना है, खाना भी खाना है और बाहर भी निकालना है। लेकिन जो हम होते हैं, अगर हम में पूछा जाए, अगर हमने बचपन से पढ़ा है, तो हमारे अंदर इस डायग्राम को देखिए, कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम हमको शो हो रहा है, जो कि न्यूट्रिशन है किसमें, एक एनिमल हम में, जिसमें हम एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। तो ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होगा, तो कुछ इस तरीके से ही डायग्राम्स को देखिए। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको बगल कैविटी दिखती है। अगर आप अपना ही फूड की एक प्रोसेस को एक मेजरमेंट करें और आप देखें ध्यान से कि होता क्या है, कि जैसे जैसे आप खाना वाना खाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने खाना लिया, बगल कैविटी यानी मुंह से आपने खाने को लिया, उसको च्यू करा, आपने उसको चबाया, और चबाते चबाते आपको मालूम है कि यहाँ पर आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कंप्लीटली आपके फूड को डिसॉल्व करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि बड़े जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं उनको स्मॉल बनाने में, उसको सॉफ्ट बनाने में, ताकि वो ईसोफेगस में यानी आपके इस वाले पार्ट से नीचे धक्का मार सके। अब आप खाना खा रहे हो, ऐसा कटीला खाना तो खाओगे नहीं। सबसे पहले जो भी आप खाना खा रहे हो, आप अखरोट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, या कैसा हार्ड पार्ट खा रहे हो, सबसे पहले आपके जो टीथ होते हैं उन्हें ग्राइंड करेंगे। ठीक है, बक्कल कैविटी है, सलाइवा आएगा, उनको सॉफ्ट बनाएगा, जिसमें और भी एंजाइम्स भी होते हैं। उसके थ्रू आपका खाना होता 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 यहाँ पर नीचे ईसोफेगस में आता है, जो आपको डायग्राम्स में दिख रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो जहां बकल कैविटी है ना, वहां नेसल चेंबर भी आता है, यानी ये बकल कैविटी हो गई मुंह, और यहाँ पीछे हमारा नेसल चेंबर हो गया, जहां से हम सांस लेते हैं। कभी कभी आपने देखा कि हम बोलते हुए कुछ खाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि एकदम से हमारे विंड पाइप में या नाक वाली में कुछ हवा चल जाए तो खाना होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, हमने खाना खाया, सलाइवरी ग्लैंड से जो भी चीज यहाँ पे प्रेजेंट थी उसने थोड़ा सॉफ्ट बनाया हमारे फूड को, एंजाइम्स थे उसने नीचे भेजा, यानी एक जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था फूड का, अब वो सिंपलर वन में चेंज होता चला जा रहा है। अब इसको जैसे से आप नीचे भेजोगे ना, तो आपका जो है स्लाइवा ने इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। अब वो खाना कहाँ पे आया, स्टोमक में आया। स्टोमक में ऑलरेडी आपको पता होता है वहाँ एसिड होता है, जो कि क्या करता है कि आपके खाने में अगर कुछ ऐसी चीज है जो डेंजरस, इट्स नॉट क्वाइट गुड फॉर योर बॉडी, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करने की कोशिश करेगा, एक सबसे पहली बात है उतने जितने उसमें जर्म्स होंगे उसको मारने की कोशिश करेगा, या फिर आपके खाने को ऐसा बनाएगा कि जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो। ठीक है, कभी कभी आपने देखा है जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या हम बहुत ज्यादा हद से ज्यादा ऑयल खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। उसका रीजन भी ये होता है ऑलरेडी आपकी बॉडी में HCl यानी आपकी बॉडी में एसिड है। ठीक है, तो अब यहां से ना बहुत अलग अलग तरीके की प्रोसेस शुरू होती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और जैसे मैं बताती जा रही हूँ उस डायग्राम में बहुत ध्यान से सीखते चले जाएंगे। जिस जिस पॉइंट के बारे में बता रही हूँ उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, उस पॉइंट को समझेंगे और उस पॉइंट से हर उस चीज को समझेंगे जो है यहाँ तक। तो यानी हमारा खाना ईसोफेगस से नीचे स्टोमक में आ रहा है, उसके बीच में कितने एंजाइम्स हैं, कितने गैस्ट्रिक जूस हैं जो स्टोमक में मिलेंगे, वो क्या करेंगे, खाने का जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ जाएगा, अनडाइजेस्टेड कहाँ जाएगा, उसको ध्यान से एक एक नंबर में और डायग्राम को देखते हुए समझते जाएंगे। देखिए डायग्राम, अब इसको ध्यान से देखिए।
अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो स्टोमक में यहाँ पर फूड का जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेटेड होता है, यानी फूड आपका वहां पर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वन में जब कंप्लीटली चेंज होने वाला होता है तो एक मसल्स जो होती है जिसे हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, वो मसल क्या करती हैं, वो रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? स्मॉल अमाउंट में किस चीज को? आपके फूड में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को, ताकि आपका जो फूड है वो ढंग से डाइजेस्ट हो सके। और यहां से जो स्टोमक होता है फूड एंटर कर जाता है फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन के एक स्मॉल पार्ट में, और वहां से होता हुआ लॉन्गेस्ट पार्ट अगर हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो फिटेड होता है किसमें? एक कॉम्पैक्ट स्पेस में। क्योंकि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पर कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम देखें, ध्यान से इसमें नेम देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन वो डिफर करता है वेरियस एनिमल्स में डिपेंडिंग ऑन द फूड, जो अलग अलग है। जैसे हर्बीवोर्स जो कि ईटिंग करते हैं उसमें ज्यादा आपको जरूरत होती है, क्योंकि आप जुगाली कर रहे हैं जिसे बोलते हैं। यानी आपने सुना होगा कि कभी आपने गाय भैंसों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा घास खाते हैं, या मतलब यही इस तरीके की चीजें खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अगर आप देखेंगे ना वो काफी लंबी होती है, क्योंकि उनको डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम चलता है। रफेज है, ठीक है, सेलुलोज को पचाने के लिए ज्यादा इंटेस्टाइन लॉन्गर चाहिए। अब होता क्या है, जो मीट होता है वो इजी है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो कार्निवोर्स में जैसे टाइगर्स वगैरह हैं उसमें जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें स्मॉल होती है। चलो ये बात तो अलग है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का और फैट का। और इसमें ये रिसीव क्या करता है, सिक्रीशन करता है किसका? लिवर एंड पेंक्रियास फॉर दिस पर्पस के लिए। यानी यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का जो भी उसके डाइजेशन के लिए चाहिए उसका सिक्रीशन लीवर से और पेंक्रियास से मिलता है। अब होता क्या है कि जो ये फूड है ये स्टोमक से एसिडिक एंड अब एल्कलाइन बन रहा है धीरे धीरे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इसमें मिल रहे हैं, बाइल जूस जो लिवर से आ रहा है वो इसको और एक्टिव कर रहा है, फैट्स को जो फैट्स है इसमें इंटेस्टाइन में उसको कहीं ना कहीं पर अगर हम ध्यान से देखें तो वो इंटेस्टाइन में एक लार्ज ग्लोब्यूल्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिफिकल्ट होता है एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। बाइल सॉल्ट जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कि किसको? ये जो फैट्स होता है इनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जो क्या कर देता है, एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी है, सबसे इजी है। अब पेंक्रियाज देखो, पेंक्रियाज सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस को, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोटीन के लिए, और लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाई जो ब्रेकिंग डाउन फैट होता है उसमें कन्वर्ट करता है। यानी कहने का मतलब है पैंक्रियास से निकला पैंक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स होता है ट्रिप्सिन जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें बहुत अलग अलग तरीके की ग्लैंड होती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती रहती हैं, और उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज और फैट्स इनटू फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है, ठीक है। और डाइजेस्टिव फूड जो होता है अब इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी डाइजेस्टिव जूस तो क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड क्या करेगा, वो तो इंटेस्टाइन में रहा, जस्ट टेकन बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और जो इनर लाइनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई बोलते हैं, वो इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अपने मतलब की जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं उनको तो खींच लेती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको भेज देती कि भाई तू जा। और जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको रिमूव करती है वहां से पानी डाल के, और वहां पर यानी कहने का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी थी, उसके बाद नाम छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन साइज बड़ा, और जो बिग इंटेस्टाइन होती है उसमें साइज आपका छोटा और नाम बड़ा।
तो होता क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कहाँ भेजती है, अपने सारे के सारे एब्जॉर्ब, यानी जो इंपॉर्टेंट फूड होता है उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको बिग इंटेस्टाइन की तरफ भेज देती है। वहां से जो आपका बिग वाली इंटेस्टाइन होती है वो सरफेस एरिया उसका ज्यादा होता है, वाटर उसके साथ मिक्स हो गया तो वो उसके साथ मिला के उसको एनस में, यानी जो अनएब्जॉर्ब्ड जो बेकार प्रोडक्ट है उसको एनस के थ्रू, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के थ्रू एक हम बाहर भेज देती है, जिसे हम पॉटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि जो इससे पहले आपकी बॉडी में जहां पर आपका वो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, बिग इंटेस्टाइन से मैं बोल रही, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर काइम बन जाता है जो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको हम दोबारा से देखेंगे, यानी इसको बहुत ध्यान से एक एक लाइन में, अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में आया तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जो ये डायग्राम ये वाला था। इस डायग्राम को बनाते ही हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा। आइडिया क्या आएगा कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव टू स्टार्ट अवर फूड, वी हैव टेकन अ लॉट वेराइटी ऑफ फूड, और डिफरेंट टाइप्स के फूड लेने के बाद बकल कैविटी के थ्रू सिक्रीट हुए हमारे सलाइवा एंजाइम्स, और वो गया इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद बहुत सारी चीजों में, यानी उसमें हमारे बहुत अलग अलग तरीके के चेन्स आएंगे जो एंजाइम्स के थ्रू होंगे, जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, यानी स्टोमक में पहले गया। स्टोमक में जाने के बाद जितना फूड हमारा था उसमें एसिड मिले, एंजाइम्स मिले, लीवर ने कुछ काम किया, कुछ पैंक्रियाटिक जूस मिले, सब ने मिलकर जो फूड था वो बनाकर उसे भेजा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो लोग जो एनिमल्स ज्यादा ग्रेस करते हैं, यानी प्लांट्स को लेते हैं, इन चीजों को लेते हैं, उनकी इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो साइज में बड़ी होती है। तो वो वाली इंटेस्टाइन हमने बता दी। टाइगर की छोटी होती क्योंकि वो क्या करते हैं, मीट लवर्स होते हैं, वैसे हमारी कॉमन है। तो अब हमारे उसमें गया, ऐसा नहीं कि हम वेजिटेबल खाए तो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एनिमल्स की सबकी सेम रहती है। अब होता क्या है कि जब आपका फूड आपके सारे के सारे आपके स्टोमक में एंजाइम्स मिले, बाइल जूस मिले, लीवर ने दिया, पैंक्रियाटिक जूस मिले, वहां से आपका जितना भी मटेरियल आपका स्टोमक में था वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बना, और वो गया कहां भेजा कि स्टोमक ने फेंक दिया, कहां पर, जा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रिंजर लाइक स्ट्रक्चर्स थे। उसने कहा कि जो हमें स्टोमक ने भेजा है, क्या उसमें हमारे लिए जरूरी पार्ट है। उसने जरूरी पार्ट को, इंपॉर्टेंट पार्ट को खींच के निकाल लिया, और जो अनडाइजेस्टेड अनइंपॉर्टेंट पार्ट था उसको लार्ज इंटेस्टाइन के पास जा, बहन के पास जा, और लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेजा। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन के पास गया तो उसका जो एब्जॉर्ब एरिया था वो काफी बड़ा था। उसने भी देखा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसको हम ले सकते हैं, और कौन से ऐसे पार्ट है जिसको हम फेंक सकते हैं। तो जो न्यूट्रिशनेबल ऐसे पार्ट थे जो उसे लगा कि यहाँ थोड़ा बहुत चल सकते हैं, उसको रखा, और बाकी पार्ट को काइम के फॉर्म में बना दिया, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को, और एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रिप्सिन एंजाइम, पैप्सिन एंजाइम, और कौन कौन से जो एंजाइम है कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपको जरूर कराऊंगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक एंड आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड आपका आ सकता है कि न्यूट्रिशन इन द लिविंग थिंग्स या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है। उसमें आपको एक सिंपल डायग्राम देके सिंपल चीजें बनानी, ये नहीं कि पूरी हिस्ट्री लिखनी है, बट उसमें कौन कौन से एंजाइम लगे हैं, आपके लिवर से कौन सा एंजाइम हो रहा है, पैंक्रियास से कौन सा हो रहा है, आपकी जो आपने खाना खाया वो पहले कहाँ गया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कौन कौन सा गया, सबसे लास्ट प्रोसेस में किसने बाहर खाने को निकाल दिया, वो सारी चीजें आपको करनी है बहुत ध्यान से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये पार्ट 1 है, इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें आपको रेस्पिरेशन मिलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बच्चों, जितनी भी चीजों में आपको प्रॉब्लम है, मैं जल्दी बोल रही हूँ, धीरे बोल रही हूँ, या इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम है कि भैया इंग्लिश नहीं बोल रही है, तो आई जस्ट स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, बट द मेन फैक्ट इज एवरीथिंग वी आर यूजिंग द इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस, because the many people and many students are seeing it. So like, share and subscribe जरूर कीजिए ताकि मुझे से मोटिवेशन मिलेगा to doing such a nice thing. So नेहा मैम always be ready for teaching with you. तो मेरे बच्चों जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो।